बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल डिस्कस द लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स फ्रॉम द ब्लड। और इसमें हमारे पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस रह गया था और हमारे पास लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 37 है उससे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवेज और कुछ और टॉपिक्स है माइनर से। तो सबसे पहले इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से सिनेरियो आता है बेसिकली, और सबसे पहले इसकी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह होता है कि सबसे पहले जो है वो कंडीशंस में कि मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है और जो बेबी होता है वो RH पॉजिटिव होता है। जब मदर कंसीव करती है RH पॉजिटिव बेबी, तो हमें पता है RH नेगेटिव ब्लड में एंटीजेंस नहीं होते लेकिन RH पॉजिटिव में होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी, इसमें होगा सम ऑफ द ब्लड विल ट्रांसफर टू द ब्रदर। जब मदर में ब्लड जाएगा तो हमें पता है पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव में जा रहा है, तो उसमें मदर में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द एंटीजन जो कि चाइल्ड से गए हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको इधर बता देती हूँ। यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मदर थी, ये थी RH नेगेटिव। इसके अंदर बेबी यानी कि हमारे पास प्रोड्यूस हुआ जो कि RH पॉजिटिव था। RH पॉजिटिव बेबी से ब्लड गया RH नेगेटिव मदर में। ठीक है, अब मदर में जब ब्लड जाएगा तो हमें पता है कि पॉजिटिव वाले में एंटीजन होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते। जैसे ही हमारे RH नेगेटिव में नहीं होते, यहाँ से जब एंटीजन इधर मूव करके जाएंगे तो एंटीजन जब गए तो इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन हमारी बॉडी में या मदर की बॉडी में क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी अगेंस्ट दैट एंटीजन्स। अब उस मदर में तो एंटीबॉडीज़ ही हैं, ये मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं और मदर RH नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी आएगी तो सेकंड बेबी के टाइम अगर वो भी RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा कि ब्लड ऑफ मदर विल ट्रांसफ़र टू द फीटस इन ऑर्डर टू गिव इट न्यूट्रिशन। तो जब नेगेटिव ब्लड हैविंग द ऑल द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट एंटीजन, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं जब मदर का ब्लड फीटस में जाएगा तो वो उसके अंदर मूव कर जाएंगी। अब जैसे ये सारी एंटीबॉडीज़ मूव करके जाएंगी फीटस के अंदर, तो क्या होगा कि फीटस के अंदर जो RBCs हैं वो हीमोलिसिस स्टार्ट कर देंगे। हीमोलिसिस क्यों स्टार्ट करेंगे? वो इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाके RBCs के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी और उसको हीमोलिटिकली उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। और इस तरह से RBC जो हमारे पास फीटस होगा उसमें RBCs जो होंगे वो कम होंगे और एज अ रिज़ल्ट ही विल बी एनीमिक, अनीमिया होगा, उसे जॉन्डिस होगा क्योंकि RBCs जितने ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगे उतने ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा और बिलिरुबिन जो है वो जॉन्डिस कॉज करा देगा क्योंकि उसका लिमिटेड लेवल जो था उससे ज़्यादा हो गया। अब नेक्स्ट बताया हुआ है कि हमारे पास अगर बिलिरुबिन मूव टुवर्ड्स द न्यूरल सेल्स तो ये एक्यूमुलेट हो सकता है उधर और उधर करने टेरिस करा सकता है, यानी मेंटल डेफिशिएंसी ऑफ द फीटस करा सकता है। तो ये था इसके बारे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस के बारे में। अब नेक्स्ट सिनेरियो है जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के लिए हमने पढ़ना है। इसमें ये होता है कि सिनेरियो के लिए ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर ले क्योंकि इसके हिसाब से ही हमारे पास आता है सिनेरियो पेपर में ये वाले। तो सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो है टेस्ट ट्यूब का, कि टेस्ट ट्यूब में अगर हमारे पास ब्लड पड़ा है तो उसमें अगर क्लॉटिंग होनी है तो वो किस पाथवे के थ्रू होगी? इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होगी। फिर हमारे पास है कि शेविंग कट अगर है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, नाइफ कट एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होगी। क्वेश्चन यूँ आएगा कि आपके पास एक पर्सन है, उसको शेव करा था, उसको कट हो गया, तो वो अब उसका ब्लड जो क्लॉट करेगा ब्लीडिंग के बाद तो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? वो एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा और आपने सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे ही बनाना है। फिर उन्होंने ये नहीं बताना कि आप एक्सट्रिंसिक पाथवे ड्रॉ करें या इंट्रिंसिक, उन्होंने सिर्फ आपको ये सिनेरियो दे देना है कि शेविंग कट है या रोड एक्सीडेंट है या इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग हो रही है। अच्छा, इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग में ये कंडीशन है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों वर्क करते हैं और दोनों के थ्रू हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है माइन्यूट शेविंग कट। अब शेविंग कट और माइन्यूट शेविंग कट में ये फ़र्क है कि माइन्यूट शेविंग कट है ना, माइन्यूट सा कट है तो सिर्फ प्लेटलेट एग्रीगेशन के थ्रू ही हमारी बॉडी में कोगुलेशन हो जाएगी। अब हमें तो पता है जो माइन्यूट कट्स होते हैं वो सारे प्लेटलेट एग्रीगेशन के थ्रू ही सारे हील हो जाते हैं। और ये सारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे हैं। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे बताया हुआ है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये बताया हुआ है कि पहले हमारे पास अगर ये स्टार्ट कैसे होगा? ये स्टार्ट इस तरह से होता है कि सबसे पहले
टिशू ट्रॉमा होता है, यानी टिशू डैमेज होगा। टिशू डैमेज की वजह से टिशू फैक्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। टिशू फैक्टर जब एक्टिवेट होंगे वो इन टर्न 3 काम कराते हैं। एक तो सबसे पहले फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करा देता है, दूसरी काम ये करता है फैक्टर नंबर 10 को विद अलॉन्ग विद द फैक्टर 7 एक्टिवेट कराएगा, और तीसरी बात ये है कि टिशू फैक्टर जो है वो आगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटिंग फैक्टर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है इसको प्रोड्यूस कराने में भी हेल्प कर रहा होता है। अब जैसे ही फैक्टर नंबर 10 प्रोड्यूस हुआ तो ये आगे इन टर्न विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जैसे ही बनेगा तो इसमें कैल्शियम नेसेसरी होता है, और सेकंड कंडीशन फैक्टर नंबर 5 की है, वो उस वक्त बनेगा जब थ्रोम्बिन बनेगा तो एक्टिवेट होगा ये फैक्टर नंबर 5। अब प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर एक्टिवेटर जब बना तो इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और हमारे पास थ्रोम्बिन एज अ रिज़ल्ट आगे प्रोसेस ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट करा देगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में ये होता है कि सबसे पहले ब्लड के ऊपर ट्रॉमा होगा तो इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। अब ब्लड ट्रॉमा जब हुआ या ब्लड डैमेज हुआ तो फैक्टर नंबर 12 सबसे पहले एक्टिवेट होगा, और फिर फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होके ये फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर 11 एक्टिवेट होके आगे फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर 9 जो है वो फिर फैक्टर 9 एक्टिवेट होके फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 10 के एक्टिवेट होने में 2-3 चीज़ों का रोल है। एक फैक्टर नंबर 8 है वो एक्टिवेट होगा, वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। एक कैल्शियम है, और फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो 8 फैक्टर की एक्टिवेशन में हेल्प कर रहा होता है, ये बात भी देखनी है। फिर फैक्टर 10 ने एक्टिवेट होके वही वाला काम किया जो हमने एक्सट्रिंसिक में देखा कि फैक्टर 10 ने एक्टिवेट होके आगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट किया। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन में हमें पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास फैक्टर 5 आ रहा होता है ड्यू टू थ्रोम्बिन, और फिर कैल्शियम आ रहा होता है, और फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होके प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन को बना देता है, और थ्रोम्बिन एज अ रिज़ल्ट फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बना देगा और मेशवर्क बन जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्लॉट विल फॉर्म। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है सम अदर टॉपिक्स, वो हैं हमारे पास हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोफीलिया में ये होता है कि हीमोफीलिया हमारी बॉडी में हमारे पास 3 तरह का होता है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये होती है कि अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग ड्यू टू माइनर कट इवन, कि अगर माइनर कट्स भी हो गए तो उस वजह से जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो स्टॉप नहीं होती। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ये हीमोफीलिया जो होता है हमारे पास 3 तरह का होता है। एक हीमोफीलिया ए होता है, एक हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया सी होता है। अब हीमोफीलिया जो हमारे पास ए है सबसे ज़्यादा होता है ये, और ये 85% तक होता है, 85% तक पर्सनस में परसिस्ट करता है। फिर हमारे पास हीमोफीलिया बी है जो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, और ये 15% तक इसके होने के चांसेस होते हैं। फैक्टर जो सी है, हीमोफीलिया सी है, वो फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से होता है, और ये लेस देन 1% लोगों में होगा। अब हीमोफीलिया जो हमारे पास बी ए है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ए इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, हमें पता है। अब 8 फैक्टर जो होता है ना, एक्चुअली जो फैक्टर नंबर 8 है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक लार्ज कंपोनेंट होता है, एक स्मॉल कंपोनेंट होता है। अब जो स्मॉल कंपोनेंट है ना, इट इज़ इन्वॉल्व इन द इंट्रिंसिक फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोगुलेशन। ठीक हो गया। ये हमारे पास छोटा था, ये बड़ा था। अब जो अगर हमारे पास छोटे कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे पास क्लासिक हीमोफीलिया होता है, क्लासिक हीमोफीलिया। और अगर हमारे पास फैक्टर नंबर 8 के बड़ा जो कंपोनेंट है, लार्ज कंपोनेंट है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो वी विल फेस विलब्रेंड डिजीज़। विलब्रेंड डिजीज़ हो जाएगी अगर हमारे पास लार्ज कंपोनेंट जो है वो अगर डेफिसिट हुआ इन फैक्टर 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज एक्चुअली द डेफिशिएंसी ऑफ द प्लेटलेट्स इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से। अब प्लेटलेट्स कम होंगे, इसकी एक स्पेसिफिक एक अमाउंट है, जैसे 50,000 से अगर ये 50,000 से
कम होंगे तो ब्लीडिंग होगी, वरना ब्लीडिंग नहीं होगी। वरना हमने ये कंसेप्ट बनाया हुआ है कि अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी से, ऐसे नहीं होता। 50,000 से अगर हमारे पास प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। और इसमें एक और इसकी कंडीशन होती है, या हम कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। वो क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ये होते हैं कि जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लॉचेस बनना शुरू हो जाते हैं पर्पल कलर के, जो कि जिनको परप्यूरा कहा जाता है। ये होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। फिर आगे इसकी टाइप्स बताई हुई हैं कि ये हमारे पास इडियोपैथिक भी हो सकती है, जो कि अननोन कॉज की वजह से होती है। एक ऑटो इम्यून बताई हुई है कि हमारी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून ऐसा डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से जितने भी प्लेटलेट्स थे वो ख़त्म होने लग गए हैं बॉडी के, ठीक हो गया। और एक और बताया हुआ है कि अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स जो हैं वो सब्सटेंस ही प्रोड्यूस ना करें, फैक्टर्स ही प्रोड्यूस ना करें जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, तो भी हमारे पास मतलब ब्लीडिंग टाइम कम हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। ये एक इसकी मैनिफेस्टेशन बताई हुई थी। या मतलब अगर मैश वर्क सही ना बने जो क्लॉट होता है उसका, ठीक है। ये हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। आगे हमने देखना है कि कुछ माइनर से टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लीडिंग टाइम हो गया, क्लॉटिंग टाइम हो गया, वो इधर ही मैं बता देती हूँ। वो हमारे पास जैसे क्लॉटिंग टाइम ये होता है कि द टाइम फॉर ब्लड टू क्लॉट, ये हमारे पास होता है क्लॉटिंग टाइम, और इसकी हमारे पास अमाउंट होती है 6 to 10 मिनट्स। और फिर हमारे पास ब्लीडिंग टाइम है। ब्लीडिंग टाइम होता है कि जैसे हमने एक शार्प नाइफ से कट लगाया अपने टिप और फिंगर पे या लोब ऑफ एयर पे, तो ब्लीडिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। द टाइम फॉर ब्लीडिंग दैट इट लास्ट, जितनी देर ब्लीडिंग रहेगी उसको हम कहते हैं ये ब्लीडिंग टाइम है, और ये हमारे पास 1 to 6 मिनट्स होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ब्लड के, और इसमें अगर कोई आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।